हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। तो इस वीडियो में आज हम स्टार्ट करें क्लास 11 के लिए एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन। तो एक्सरसाइज 3.1 में हमने एंगल मेजर के लिए दो टर्म देखा था, एक डिग्री मेजर, एक रेडियन मेजर देखा था। दोनों में रिलेशन भी देखा था कि डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करते हैं, रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज करते हैं। अब आप इस एक्सरसाइज के अंदर मैं आपको दो इंट्रोडक्शन वीडियो बनाऊंगी। तो फर्स्ट जो हमारा 3.2 का जो इंट्रोडक्शन वीडियो है उसमें मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपको कोई भी एंगल अगर गिवन है तो आप उस एंगल की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, क्योंकि 10th क्लास में तो आपने सिर्फ जीरो से लेकर 90 तक की एंगल की वैल्यू फाइंड करना देखा था, जिसमें भी हमने 0, 30, 45, 60, 90। तो अगर सिर्फ इन्हीं की वैल्यू गिवन है, इन्हीं एंगल की वैल्यू फाइंड करनी, तो वो हमने टेबल से देखा था। अब हम अपने टेबल को क्या करें, थोड़ा और बढ़ा रहे हैं ताकि आपको कोई भी एंगल गिवन हो उसकी वैल्यू हम उस टेबल की हेल्प से फाइंड कर लेंगे। तो एक तो सिंपल तरीका है कि आप उस टेबल को सीधे से याद कर लो, बट उसके जो डेरिवेशन का तरीका है, वो टेबल आपकी कैसे बन रही है, उसी डेरिवेशन से आपके बहुत सारे और भी आइडेंटिटीज बनेगी। तो इससे अच्छा है कि हम डेरिवेशन को देख लें, ताकि जितनी भी आइडेंटिटीज हम बनेगी वो हमारी माइंड में रहेगी। रटने से अच्छा है कि हम स्टेप बाय स्टेप इसको देखें। तो सबसे पहले देखो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होता है, यही हमारा टॉपिक है। तो फंक्शंस के लिए हम डिटेल में चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 है आपका रिलेशन एंड फंक्शन। फिर भी मैं आपको एक बार फंक्शन की डेफिनेशन बता देती हूँ। तो फंक्शन आपका क्या होता है, एक सेट से दूसरी सेट में क्या होता है, एक रिलेशन होता है। तो ये रिलेशन क्या होता है, एक स्पेसिफिक तरह का रिलेशन होगा। तो अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए हम कैसे लेंगे, तो मैं आपको पहले जैसे एक लीनियर इक्वेशन लेके बताती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे fx इक्वल टू ले लिया, x प्लस 3 ले लिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब ये जो इक्वेशन हो गई ये पूरी x पे डिपेंड हो गई। अब आप इस x की जहाँ पे जो भी वैल्यू पुट करोगे उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ से ये वैल्यू मिलेगी, लेकिन ईच x की वैल्यू के लिए x प्लस 3 आपका हमेशा सेम रहेगा। यानी मैंने x इक्वल टू 1 रखा है, तो मुझे fx हमेशा यहाँ पे 3 प्लस 1 4 ही मिलेगा। यानी ईच यूनिक x की ईच यूनिक वैल्यू के लिए fx हमें यहाँ पे fx क्या है, यहाँ पे फंक्शन ऑफ x की तरह लिख रहे हैं इसको, तो हमें हमेशा x इक्वल टू 1 पे fx इक्वल टू 4 ही मिलेगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर आपने जब 10th क्लास में पढ़ा था तब हमने सिर्फ वहां पे रेशियो पढ़े थे। अब उन्हीं रेशियो को हम फंक्शन में चेंज कर रहे हैं। तो रेशियो हमारे कौन कौन से थे, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, इस तरह से हमारे टोटल 6 रेशियो थे। तो अगर मैं इन रेशियो को लेट कि मैं x प्लस 3 की जगह साइन एक्स पुट कर लेती हूँ, तो अब ये क्या हो गया, एक फंक्शन के फॉर्म में हो गया। क्यों, क्योंकि मैं x की जगह यहाँ पे कोई भी एंगल पुट करती हूँ, लाइक मैंने 0 रखा, 30 रखा, 40 रखा, तो इसी एक ही इक्वेशन से मुझे साइन की बहुत सारी वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। जो और ईच x की वैल्यू के लिए हमेशा साइन क्या होगा, यूनिक होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा fx इक्वल टू साइन एक्स, तो अगर मैं यहाँ पे x इक्वल टू 0 रखूंगी तो हमें पता है साइन 0 0 होता है, तो मेरे फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो जाएगी। मैं x इक्वल टू 30 रखूंगी तो साइन 30 मेरा 1/2 होता है, तो यहाँ पे मेरी फंक्शन की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। तो यही हमारा यहाँ पे क्या है, फंक्शन है। तो देखो टोटल कितने फंक्शन बनेंगे यहाँ पे, ओके। तो ये हमारे यहाँ पे टोटल 6 टाइप के फंक्शन बने हैं। तो हमको इन 6 ही फंक्शन को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा था कि एक हमारा ये राइट एंगल ट्राइंगल है और इसका ये हमारा एक्यूट एंगल है थीटा। तो ये हम इसको ABC ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे रखा था PBP अपॉन HHB, यानी पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, तो यहाँ पे B हो जाएगा। ओके, तो जैसे मैंने इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग, अगर मैंने यहाँ पे मुझे जैसे आपका इस तरह का क्वेश्चन था ना कि आपको एक यहाँ पे 3/4 गिवन है, आप बाकी अदर रेशियो की यहाँ पे वैल्यू फाइंड करो। साइन एक्स मुझे यहाँ पे गिवन है, जैसे साइन एक्स मुझे गिवन है यहाँ पे 3/5, तो आप यहाँ पे बाकी रेशियो की वैल्यू फाइंड करो। तो हम यहाँ पे क्या करते थे, इस ट्राइंगल को कंप्लीट कर लेते, या फिर साइन एक्स को फाइंड किया दिया हुआ है तो हम कॉस एक्स और फाइंड कर लेते, और बाकी सारी वैल्यू हमारी इसी से आ जाती थी। क्योंकि हमें पता है tan x हमारा क्या होता है, साइन एक्स बाय कॉस एक्स होता है, और कॉट एक्स हमारा 1/tan x होता है, जो हमने 3.1 के इंट्रोडक्शन में पढ़ा है। सेक एक्स हमारा 1/cos x होता है, cos x हमारा 1/sin होता है। तो अगर मैंने सिर्फ साइन और कॉस को यहाँ पे डिफाइन कर दिया, तो मुझे इन बाकी सारे फंक्शन को डिफाइन करने की जरूरत नहीं, इन दो के डिफाइन करने से इन सब की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो अब इनकी वैल्यू को हम डिफाइन कैसे करेंगे, यानी कि अब हम बाकी के बचे हुए 90 के बाद वाले एंगल्स की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक यूनिट सर्कल कंसीडर करना पड़ेगा। जैसे आपने रेडियन की डेफिनेशन में किया था ना, एक यूनिट सर्कल आपने यहाँ पे लिया था और उसमें उसी रेडियस का जितना आपका रेडियस यहाँ पे है, उसी रेडियस का हमने आर्क कट करके एक यहाँ पे एंगल बनाया था। तो इसी तरह से यहाँ पे भी एंगल्स के लिए भी आपको यहाँ पे क्या करना है, एक यूनिट सर्कल लेना है।
तो हमने यहाँ पे एक यूनिट रेडियस लेकर के सर्कल बना लिया। तो 1 यूनिट रेडियस लेकर के हमने सर्कल बनाया। तो 1 यूनिट तो बहुत छोटा होता है, अगर मैं यूनिट की जगह सेंटीमीटर रख लूंगी बहुत छोटा हो जाएगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे आइडिया से कोई भी एक सर्कल बना दिया और लेट कर लिया कि ये जो O है, O से लेके A तक का डिस्टेंस आपका 1 यूनिट है। ओके, तो अब ये वाला सर्कल आपको क्या करना है, कार्टेशियन प्लेन में बनाना है। कार्टेशियन प्लेन का मतलब यहाँ पे क्या है कि ये जो 2 लाइन यहाँ सेंटर से पास हो रही है ना, ये एक्सिस है आपकी, ये एक्स एक्सिस है और ये आपकी यहाँ पे वाई एक्सिस है। तो अगर मैं इसको ओरिजिन कहती हूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी डिस्टेंस है 1, फिर अगर आगे लोगे तो यहाँ पे आएगी आपकी 2, फिर इस तरह से 3, तो इसी तरीके से आएगी। फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी आपकी डिस्टेंस है 1 यूनिट। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी -1 होगी, क्योंकि ये जो सेंटर पॉइंट है, इससे अगर हम राइट जाते तो सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है, इधर से हम लेफ्ट जाते तो सारी वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, नेगेटिव होती है। और ये आपकी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हो गई y, नीचे नेगेटिव होता है, तो ये भी आप यहाँ पे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, -1। तो ये देखो, अगर आप ये ग्राफ बना हुआ है, इस ग्राफ को देख के आपको समझ में आएगा। जैसे ये कोई ग्राफ बना हुआ है, ये आपका ओरिजिन हो गया, इस तरह से चलते हैं ना, 1 2 3 4 आते हैं, इधर नेगेटिव आती है -1 -2 -3 -4, और ऊपर की तरफ x की वैल्यू पॉजिटिव होती है 1 2 3 4, और नीचे आपकी नेगेटिव होती है। तो हमने यहाँ पे 1 यूनिट का सर्कल बनाया ना, तो ये मतलब ये देखो, ये 1 1 -1 -1, यानी इन पॉइंट से आपका सर्कल यहाँ पे क्या हो रहा है, इस तरह से ये पास हो रहा है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे एक सर्कल बनाया, जो इन 4 यूनिट सर्कल है, इसलिए इन चारों 1 से पास हो रहा है, लेकिन वो डायरेक्शन की वजह से, इस तरफ की डायरेक्शन पॉजिटिव, इधर नेगेटिव होती है, तो इसी तरह से है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, ये हमेशा याद रखना कि जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करें तो यूनिट सर्कल बनाना है, लेकिन वो एक्सिस के ओरिजिन से पास हो रहा है, यानी कि ये ओरिजिन है, ओरिजिन पे दोनों के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। अब यहां से हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि ये हमारा सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है, इस पे हम कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं। लेट की वो पॉइंट हमारा यहाँ पे हो गया PAB, हमने पॉइंट ले लिया। ये PAB जो हमारा यहाँ पॉइंट है, ये लेट की सेंटर के साथ में, ऑरिजिन यानी कि जहाँ पे भी सर्कल का सेंटर पॉइंट है उसके साथ हमारा x रेडियन का एंगल बना रहा है। तो ये आपको यहाँ पे लेना है। ये यहाँ पे कितने एंगल बना रहा है, x रेडियन का एंगल बना रहा है। ओके, तो x रेडियन का मतलब क्या हो गया कि यहाँ से यहाँ तक तो 1 यूनिट है। अब आर्क आपकी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे आर्क आपकी, ये आर्क यानी कि यहाँ से लेकर के ये जो डिस्टेंस है ये आपकी हो जाएगी x यूनिट की। क्यों, कैसे हुई, क्योंकि हमें पता है थीटा आपका रेडियन में होता है, L/R होता है। तो थीटा इक्वल टू, अगर आपने यहाँ पे x ले लिया, हमने यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, हमारा x रेडियन का बन रहा है, तो x इक्वल टू L आपका यहाँ पे कितना है, हम यहाँ पे भी थीटा ही रख देते, देखो थीटा आपका इतना आएगा, L हमारा यहाँ हो गया x, और R कितना है आपका 1, तो थीटा इक्वल टू आपका कितना हो गया, x रेडियन हो गया। तो x रेडियन का एंगल है, चाहे x इधर रख लो तब भी आपका L इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x रेडियन ही हो जाएगा। ओके, तो हमने यहाँ पे x रेडियन का एक एंगल बनाया कोई भी पॉइंट PAB ले करके। तो अब आप यहाँ पे देखो PAB पॉइंट यहाँ है, तो अब हम इसको डिफाइन कर रहे हैं। अब हमें sin x और cos x की वैल्यू चाहिए ना, तो हम यहाँ पे डिफाइन करें कि लेट जो है A हमारा यहाँ पे cos x है, और B जो है वो हमारा यहाँ पे sin x है। ओके, तो ये भी आपका रेशियो के फॉर्म में ही आएगा। तो देखो, अगर रेशियो के फॉर्म में आपको ये वैल्यू चाहिए तो आपको यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। रेशियो हमारे इसी पे डिफाइंड होते हैं। तो ये इसका मतलब क्या हो गया कि A जो हो गया, A आपका जो x का कोऑर्डिनेट क्या होता है, ओरिजिन से ये डिस्टेंस होती है, x एक्सिस पे डिस्टेंस होती है, तो यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी कितनी है, A है। और B यानी कि इस पॉइंट से हमें वर्टिकल चलना होता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी कितनी है, ये B है। तो ये हो गई आपकी B। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, AB, जो A आपका यहाँ cos x हो गया, B sin x हो गया। अब देखो, आप इसको याद नहीं रखना है, तो आप यहाँ पे देखो, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये वाला यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी अगर हमें cos x लेना है तो cos x हमारा क्या होता है, B/H होता है। तो बेस कितना है इसका, A हो गया, H कितना है आपका, ये देखो cos x इक्वल टू हमारा हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो cos x रेडियन का एंगल बन रहा है, तो बेस आपका कितना, ये याद रखने का तरीका है। ओके, तो बेस कितना है आपका H A है, और हाइपोटेन्यूज कितना है यहाँ पे 1 है, तो इसका मतलब cos x यहाँ पे हो गया A हो गया। तो हमने A को cos x लिया है, और अगर हम sin x की बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो B/1 हो जाएगा, तो sin इक्वल टू आपका यहाँ पे क्या हो गया, B हो गया।
ओके तो मैंने यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल को हाईलाइट कर लिया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इन cos x sin x के लिए अलग अलग एंगल्स पे वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 4 एक्सिस पे वैल्यू फाइंड करते हैं, 1 2 3 4। तो अभी इसमें हम सिर्फ 4 एक्सिस पे ही देखेंगे। 4 एक्सिस पे अगर हमने वैल्यू फाइंड कर ली तो बाकी सारी किसी भी एंगल की वैल्यू हम जो पहले 10th में पढ़े थे उस टेबल से और यहाँ पे जो हम न्यू वैल्यू बनाएंगे उन वैल्यू से हम कोई भी एंगल की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर सकेंगे। तो आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करें। ये हमारा ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे तो हम चले ही नहीं तो यहाँ पे आपके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 0, यानी कि ओरिजिन है। तो यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, cos 0, क्योंकि हमारे कोऑर्डिनेट हमारे cos x और sin x के फॉर्म में। तो ये यहाँ पे हो जाएगा हमारा cos 0 sin 0, क्योंकि अभी हम यहाँ से एक स्टेप भी ऊपर नहीं चले। फिर यहाँ से अब हम चले हैं यहाँ तक, इस लाइन तक। तो ये हमें पता है 90 डिग्री एंगल बनता है। ये आपका जो इस तरह से एंगल बनता है वो आपका 90 डिग्री एंगल बनता है। तो रेडियन की फॉर्म में देखो, 0 तो आपका चाहे डिग्री में हो चाहे रेडियन हो यही रहेगा, लेकिन रेडियन की फॉर्म में ये एंगल आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री को हम कहते हैं एंगल π/2। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ये तो कोऑर्डिनेट की फॉर्म में हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके होंगे cos 0 sin 0, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, क्योंकि हम यहाँ से 90 डिग्री चले हैं तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके हो जाएंगे cos π/2 sin π/2 हो गया। फिर अब आप यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं हम, इसीलिए अभी हमारे एंगल पॉजिटिव है। तो ये अब हम यहाँ से इस एंगल पे आ गए। तो हमें पता है स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री एंगल बनता है, 180 को हम यहाँ पे पाई बोलते हैं। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके यहाँ पे हो जाएंगे cos पाई sin पाई हो जाएंगे। ओके, फिर अब आप यहाँ से फिर एक और राउंड किया और इस लाइन से अब हम आ गए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस लाइन के ऊपर आपका क्या बनता है, इस लाइन के ऊपर हमारा एंगल बनता है 270 डिग्री। तो 270 डिग्री को हम रेडियन की फॉर्म में लिखते हैं 3π/2। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके क्या हो जाएंगे, cos 3π/2 और sin 3π/2 हो गया। और अब हम एक कंप्लीट रोटेशन कर लेते हैं, यहां से लेकर के अब हम वापस जहां से चले थे वहीं आ गए। तो यानी पूरा कंप्लीट रोटेशन करने पर हमें पता है 360 डिग्री एंगल बनता है। तो 360 डिग्री एंगल को हम यहाँ पे रेडियन की फॉर्म में क्या कहते हैं, 2π। तो यहाँ एंगल, यहाँ इसके कोऑर्डिनेट आपके cos 2π हो गए और sin 2π हो गए। यानी कि यहाँ पे इस जहां से स्टार्ट किया वहीं पे एंड किया, तो उस पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट, चाहे cos 0 sin 0 कह दो, चाहे cos 2π चाहे sin 2π कह दो। अब आप यहाँ पे देखो, सिंपल आप जैसे ग्राफ में कोऑर्डिनेट फाइंड करते हो ना, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, बिल्कुल आपको वैसे ही यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिखने हैं कि ये मेरा यूनिट रेडियन का सर्कल है। जैसे ये, अब मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखना है, बिल्कुल अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने लिख दिए वो बिल्कुल इसके जैसे ही होंगे। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके क्या होंगे, तो आप यहाँ से देखो, यहाँ से एक्स एक्सिस पे आप कितना चले, 0 से लेके 1 तक चले, तो एक्स तो 1 हो गया, पर हाइट में वर्टिकल हम चले ही नहीं, तो ये 1,0 हो गया। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके क्या होंगे, हम एक्स के लिए, यानी कि इस पॉइंट से हम लेफ्ट चले ना राइट चले, तो एक्स का कोऑर्डिनेट 0 हो गया, और वाई का कोऑर्डिनेट, क्योंकि हम यहाँ से यहाँ तक चले वर्टिकल चले हैं इसलिए 1 हो गया। फिर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर आपको लिखना है, तो हम एक्स के एक्सिस पे सिर्फ हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल चल रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल चल रहे हैं तो एक्स यहाँ पे डायरेक्शन की वजह से -1 हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हमारा -1 होता है। और वाई के लिए हम बिल्कुल नहीं चले, वर्टिकल हम चले ही नहीं, तो -1 0 हो गया। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके यहाँ पे क्या हो जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो वर्टिकल चल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल हम बिल्कुल नहीं चल रहे हैं, तो एक्स का कोऑर्डिनेट आपका 0 हो गया, वाई का कोऑर्डिनेट -1 हो गया। तो सेम यहाँ पर भी ये इसी तरह का सर्कल यहाँ पे बना हुआ है, ये एक्सिस है हमारी। तो ये 4 कोऑर्डिनेट जैसे मैंने यहाँ लिखे ना, एज इट इज यहाँ भी हो जाएंगे, सेम यहाँ पे भी ये आपके कोऑर्डिनेट रहेंगे। तो इसके कोऑर्डिनेट आपके यहाँ पे हो जाएंगे 1,0 जो मैंने अभी एक्सप्लेन किए, क्योंकि हम एक्स एक्सिस पे चले हैं, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए हम वाई एक्सिस पे चले हैं, तो एक्स कोऑर्डिनेट आपका 0, वाई आपका 1 रहेगा। यहाँ से यहाँ तक आने के लिए हम सिर्फ एक्स एक्सिस पे चले, वाई नहीं चले, तो एक्स आपका यहाँ पे -1 रहेगा, वाई 0। और इस कोऑर्डिनेट के लिए आप यहाँ से यहाँ तक से वाई पे चले, एक्स नहीं चले, तो एक्स 0 हो गया और वाई यहाँ पे -1 हो गया। तो ये तो रही बात आपके एंटी क्लॉकवाइज चलने पर। अगर अब इसको क्लॉकवाइज चलोगे, लेट के अब इधर से पहले यहाँ आ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, तो अब आपके एंगल क्या हो जाएंगे, एंगल चेंज हो जाएंगे। यहाँ से यहाँ पहले चले हो तो ये हो जाएगा cos 90, अब आपका 90 यहाँ बनेगा। ओके, तो ये देखो, ये इस तरह से मैंने यहाँ पे एक और फिगर बना के और इसको एक्सप्लेन कर रखा है। तो ये देखो, हमने यहाँ पे क्या चले हैं, ये फर्स्ट हम सेम मैंने यूनिट सर्कल बनाया है, यूनिट सर्कल बना के अब मैं यहाँ से सिर्फ यहाँ तक आई हूँ। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक आई हूँ, तो ये आपका एंगल क्या हो जाएगा, cos π/2 sin π/2, लेकिन नेगेटिव होगा क्योंकि इस कंडीशन में हम चल रहे हैं यहाँ पे क्लॉकवाइज।
ओके, क्लॉकवाइज चलने पर एंगल हमारा हो गया नेगेटिव। तो देखो मैं ये आपको सेम उसी फिगर में भी लिख सकते हैं। फिर मैं यहां से लेकर के और यहां आ गई हूं। ओके, तो फर्स्ट तो हम चले यहां से यहां तक आए, फिर सेकंड हम यहां से यहां तक आए, तो ये 180 डिग्री एंगल बनेगा, लेकिन कॉस माइनस पाई साइन माइनस पाई होगा। फिर हम यहाँ पे पूरा 270 डिग्री एंगल तक आ गए, तो ये कॉस माइनस 3π/2 होगा, साइन माइनस 3π/2 होगा। तो कॉस 0 साइन 0 से स्टार्ट किया, और जब हमने यहाँ पे पूरा रोटेशन कर लिया, पूरा रोटेशन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, तो कॉस -2π साइन -2π हो जाएगा। तो यही कोऑर्डिनेट मैं उसमें लिख लेती हूँ ताकि आपको दोनों में डिफरेंस पता चल जाएगा। तो यहाँ देखो, इसके लिए मैं लिख लेती हूँ कि अभी हम जब यहाँ 0 पे ही थे तो कॉस 0 साइन 0 ही रहेगा, लेकिन जब मैं यहाँ से यहाँ तक आ गई तो मेरी एक और कोऑर्डिनेट हम यहाँ पे लिख सकते हैं, कॉस -π/2 साइन -π/2। तो ये रेड कलर में जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ये आपका है क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए, क्लॉकवाइज अगर आप घूम रहे हो। और ये जो ब्लू कलर में लिखा है, ये है आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो उसमें सारे एंगल आपके क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। इसमें एंगल आपके रहेंगे पॉजिटिव, इसमें एंगल रहेंगे आपके नेगेटिव। फिर अब यहाँ पे चले, ये तो आपका यहाँ से यहाँ तक 180 हो गया, तो ये आपका हो जाएगा कॉस -π। इससे आपको यहाँ पे आइडिया लग जाएगा, साइन -π हो जाएगा, यानी कि कॉस पाई पॉजिटिव हो या कॉस -π हो, वैल्यू आपकी यहाँ पे क्या रहेगी, सेम रहेगी। फिर हम यहाँ से फिर से यहाँ आ गए, तो एंटी क्लॉकवाइज चले, तो कॉस π/2 साइन π/2 जितना है उतना ही आपका कॉस -π/2 और साइन -π/2 रहेगा। और पूरा हमने यहाँ पे पूरा चक्कर लगा लिया, तो ये हो गया, यहाँ पे खत्म हो गया। तो कॉस -2π और साइन -2π यहाँ पे वैल्यू इक्वल रहेगी। तो हम टेबल बना लेते हैं, बस इसी टेबल की हमें जरूरत थी, जो कि चीज हमें यहाँ पे पढ़नी थी। अब इसके बाद हमें आगे और थोड़ी बहुत कुछ डेफिनेशंस और देखनी है, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखो, इसी से हम यहाँ पे टेबल बना रहे हैं, तो हमें यहाँ से 0 π/2 पाई 3π/2 और 2π, तो 0 और 2π आपका सेम है, तो मैं यहाँ पे 0 और 2π के लिए सेम लिख लेती हूँ। तो अब आप यहाँ पे देखो, साइन 0 कॉस 0 कितना है 1, तो कॉस 0 हमने यहाँ पे लिख दिया 1, और साइन 0 कितना है आपका यहाँ पे 0, तो साइन 0 आपका यहाँ पे हो गया 0। और अगर कॉस 2π की बात करें, तो कॉस 2π या कॉस -2π ये भी 1 है, और साइन 2π कहो या साइन -2π करो, यहाँ पे आपका आंसर 0 ही आ रहा है। फिर नेक्स्ट अभी हम यहाँ पे देखते हैं π/2 के लिए, तो आप यहाँ पे देखो कॉस π/2 आपका कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो कॉस π/2 की जगह हमने रख दिया यहाँ पे 0, साइन π/2 आपका हो गया 1, और यही वैल्यू आपकी -π/2 भी है, तो यानी कि π/2 लिखो या एंगल आपका -π/2, वैल्यू आपकी यहाँ पे क्या रहेगी, सेम रहेगी। फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पे कॉस पाई आपका है -1, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे -1, और साइन पाई आपका यहाँ पे कितना है 0, तो ये साइन पाई हो गया 0। तो चाहे कॉस पाई साइन पाई हो या कॉस -π साइन -π हो, तो ये वैल्यू आपकी यहाँ पे रहेगी, सेम रहेगी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके, अच्छा यहाँ पे ये मिस्टेक कर दिया ना, ये -π/2 नहीं, देखो π/2 पाई, और अब यहाँ पे ये 3π/2 आएगा, जैसे यहाँ आया था ना पॉजिटिव में, तो ये 3π/2 आएगा, लिखने में मिस्टेक कर दिया। तो यानी यहाँ पे π/2 और 3π/2 पे वैल्यू सेम रहेगी। अब नाउ नेक्स्ट देखो इसके लिए, तो कॉस आपका पॉजिटिव में देखो, तो 3π/2 पे कितनी वैल्यू, 3π/2 पे आपका कॉस पाई है 0, और साइन कितना है, साइन 3π/2 कितना है यहाँ पे -1 है, तो यही वैल्यू आपकी कॉस -π/2 और साइन -π/2 पे, तो ये यहाँ पे हो जाएगी -π/2 पे। तो ये हमने बना लिया टेबल। अब आपको जो एक टेबल यहाँ पे याद रखना है, वो पूरा टेबल में हम इस वैल्यू को भी लिख लेते हैं। तो इस टेबल से हमें 4 वैल्यू मिली है, 0 π/2 पाई 3π/2 और 0 2π तो आपकी सेम है। तो ये देखो, इस टेबल में हमने 0 की वैल्यू, हमें 0 डिग्री एंगल की वैल्यू में पहले से पता थी, 90 डिग्री यानी π/2 यानी 30 डिग्री को π/6, ये है आपके रेडियन की फॉर्म में। तो ये आपके एंगल किस में लिखे हैं, हमने रेडियन की फॉर्म में लिखे हैं, और ये आपके डिग्री की फॉर्म में। तो 30 को π/6 कहते हैं, जैसे हमने फर्स्ट इंट्रोडक्शन में देखा था, 45 को 5/4, 60 को π/3, 90 को π/2 आपने यहाँ पे कहा था। तो ये आपका π/2 वैल्यू हमें यहाँ टेबल में है, 0 और 2π, यानी 0 के साथ में अब यहाँ पे 2π भी लिख लो, यानी कि ये आपका 2π भी यहाँ मिल गया। तो अब सिर्फ 2 वैल्यू बची, पाई और 3π/2, तो सिर्फ हमें 2 के लिए ही, 2 एंगल के लिए ही, तो ये हो गया, एक पाई हो गया, एक 3π/2, इन दोनों के लिए। तो पाई आपका यहाँ पे हो गया 180 डिग्री, और ये आपका यहाँ पे हो गया 270 डिग्री। तो वैल्यू पुट कर लो टेबल के अकॉर्डिंग। आप यहाँ पे देख लो, साइन पाई 0 कॉस पाई -1, तो साइन पाई 0 कॉस पाई -1 हो गया। फिर नेक्स्ट है आपका यहाँ पे साइन पाई हाँ ये हो गया, साइन 3π/2 आपका यहाँ पे क्या है, -1 है, और कॉस 3π/2 0, तो साइन यहाँ पे हो गया
अच्छा, ये वैल्यू यहाँ पे रख दिया, कॉस पाई आपका -1 तो ये -1 आ गया। फिर साइन 3π/2 -1 है तो साइन 3π/2 हमने -1 लिख लिया, और कॉस 3π/2 आपका यहाँ पे होता है 0। तो अदर वैल्यू को तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे उसके लिए कंफ्यूजन ही नहीं, हमें इस रेशियो की वजह से हमने जैसे पहले किया था। तो अब यहाँ देखो साइन 10π कितना होगा, तो 10 में पता है साइन अपॉन कॉस होता है, तो ये हो गया आपका 0/-1। तो 0 में किसी भी नंबर से आप डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा, तो ये आपका हो गया यहाँ पे 0। फिर ये 270 के लिए भी अगेन साइन अपॉन कॉस, तो -1/0। तो इसको हम या तो नॉट डिफाइंड लिखेंगे या फिर इन्फिनिटी कहेंगे। अगर किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड कर रहे हो तो वो आपको हो जाएगा इन्फिनिटी। फिर कॉसेक होता है 1/sin, तो ये हो गया आपका 1/0 हो गया, तो यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। फिर ये हो गया 1/sin, तो 1/-1, तो ये वैल्यू आ रही है आपकी यहाँ पे -1 आ रही है। फिर नेक्स्ट आपका cos a, तो cos a के लिए अगेन आपका क्या होता है, sec a आपका 1/cos a होता है, तो 1/-1, तो ये भी यहाँ -1 हो गया, और ये हो गया आपका 1/0, तो ये भी आपका हो गया इन्फिनिटी, यानी कि यहाँ पे वैल्यू आपकी नॉट डिफाइन हो रही है। फिर cos अपॉन साइन हो गया, तो ये अभी देखो cos अपॉन साइन, तो ये हो गया -1/0, तो यहाँ फिर से आ गया आपका इन्फिनिटी, और ये हो गया आपका 0/-1, तो 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करो 0 ही आता है। तो ये सारी वैल्यू यहाँ पे आ गई। तो अब इस टेबल से हम और भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये वैल्यू यहाँ पे नॉट डिफाइन क्यों हो रही है, क्या रीजन है, और उसके अलावा यहाँ पे हम क्या वैल्यू, यानी कि 10 में ऐसी कौन सी वैल्यूज एंगल की जगह नहीं पुट करें कि हमारा आंसर नॉट डिफाइन नहीं आए। क्योंकि देखो साइन और कॉस के लिए तो ऐसी कोई यहाँ पे एंगल कोई भी नहीं है कि जिसको पुट करें, यानी ए की जगह ऐसी भी कोई भी वैल्यू पुट करे कि हमारा आंसर नॉट डिफाइन आ रहा हो। लेकिन tan कॉसेक, tan में भी है, कॉसेक में भी है, सेक में भी है, और कॉट में भी है, तो हम ऐसी एंगल यहाँ पे ए की जगह क्या वैल्यू नहीं पुट करें कि ये कंडीशन नहीं है, तो वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो अब नेक्स्ट आप यहाँ पे 2 आइडेंटिटी और देखो कि साइन 2nπ + x आपका साइन x होता है, कॉस 2nπ + x आपका कॉस x होता है। तो ये जब हम 3.3 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे ना, तो वहां पे आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये आपका क्यों हो रहा है, 2nπ का मतलब क्या हो गया कि आप यहाँ पे कितने भी चक्कर लगा के, यानी कि अगर क्लॉकवाइज की बात करो चाहे एंटी क्लॉकवाइज की बात करो, लेट कि मुझे यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है 2π + 30 डिग्री की, ये वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो 2π का मतलब क्या हो गया, एक पाई हमारा यहाँ तक हो गया, दूसरा पाई हमारा यहाँ तक हो गया। तो पूरा जो एक कंप्लीट चक्कर लगा के जब हम आते हैं तो यहाँ पे आके आपकी वैल्यू क्या हो जाती है, यहाँ इसकी वैल्यू को आपको नहीं लेना, यानी ये वैल्यू आपकी क्या हो जाती है, उसको एज हम 0 ले लेते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, जिससे इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो 2π + 30 आपका यहाँ पे sin 30 आ रहा है। तो इसका मतलब ये चाहे कितने भी चक्कर लगा ले, उसकी वैल्यू को यहाँ पे आके हमें उसको 0 ही मान लेना है, यानी सिर्फ हमें वैल्यू यहाँ पे किसकी फाइंड करनी है, sin 30 की। देखो इसके अकॉर्डिंग देखो, अगर sin 2π + 30 डिग्री, एन की जगह अभी हमने 1 रखा है, तो 2π + 30 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin 30 डिग्री के इक्वल। अगर 2π + 60 डिग्री है तो ये यहाँ पे sin 60 डिग्री हो जाएगा। तो सेम कॉस के लिए भी ऐसे ही है, यानी जैसे कि हम यहाँ पे पूरा चक्कर लगा लेंगे तो हमें उस 360 के लिए वैल्यू नहीं फाइंड करनी है, जो उसके एडिशन में है सिर्फ हमें उस एंगल के इक्वल लिख लेना, और sin 30 की जो भी वैल्यू होगी वो लिख लेनी है। अब आप यहाँ पे देखो, जो मैंने आपको बताया था वैल्यू डिफाइन कर रही है नहीं डिफाइन कर रही है, तो वो हम कैसे देखेंगे, तो वो आप इस टेबल से ही देखो, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, हम साइन और कॉस के लिए फाइंड करेंगे, तो इनके लिए हमारी इजीली हो जाएगी। तो आप यहाँ पे देखो कि साइन की वैल्यू कौन कौन से एंगल पे आपकी 0 हो रही है। तो साइन की वैल्यू एक तो 0 पे 0 हो रही है, अगर आप a की जगह 0 रखोगे तो साइन 0 आपका 0 हो जाएगा। अगर आप a की जगह 2π रखोगे तब भी आपको यहाँ पे वैल्यू कितने मिल रही है, 0 मिल रही है। तो दो एंगल तो ये हो गए, इन दोनों पे 0 मिल रही है, और एक आप यहाँ पे हो गया 180 पे, यानी ये तीसरा एंगल, यानी 0 पे हो गई, 2π पे हो गई, और 0 2π तो सेम ही है, तो इन दो वैल्यू पे हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, साइन की वैल्यू 0 मिल रही है। तो ये देखो, ये 0 यहाँ हो गया और ये पाई यहाँ हो गया, यानी कि इस लाइन, इस पूरी एक्स एक्सिस पे हमें साइन की वैल्यू क्या मिल रही है, 0। तो आपने जैसे यहाँ है, ये 0 हो गया, फिर ये हो गया 1π, फिर यहाँ हो गया वापस आ गया, ये हो गया 2π, फिर यहाँ से आया 3π, यहाँ से आया 4π, यानी एक्स एक्सिस पे जितने रोटेशन आप करोगे वो सारे आपके यहाँ पे एक्स साइन एक्स को क्या कर देंगे, 0। जैसे साइन 0 रखा, 0 मुझे दिया हुआ साइन पाई, मैंने हाफ रोटेशन किया, ये भी वैल्यू मुझे मिल गई यहाँ पे, क्योंकि साइन पाई भी 0 होता है। फिर मुझे साइन यहाँ पे दिया है 2π, तो 2π में यहाँ पे आ गई, तो यहाँ भी देखो साइन यहाँ पे भी 0 हो गया, साइन 2π भी हमारा 0 होता है। फिर आप यहाँ पे आओगे 3π भी आपको यहाँ पे 0 देगा, फिर 4π 6π 7π, तो इस तरह से इस एक्स एक्सिस पे हमारी साइन की सारी वैल्यू क्या होगी, 0। तो इसको देखो हम लिखते हैं यहाँ पे, तो ये तो हम कर रहे हैं अभी क्लॉकवाइज की बात, अब एंटी क्लॉकवाइज में भी देखते हैं इसको।
तो ये हमारा हो गया। इसमें हमने एंटी क्लॉकवाइज देखना है क्योंकि सारे एंगल यहाँ नेगेटिव है। तो आप यहाँ ये जीरो से जब आप यहाँ पे आओगे तो एंगल आपका यहाँ से कितना हो जाएगा, -पाई, यानी कि 0 फिर -पाई, फिर इधर आप यहाँ पे आ गए तो -2 पाई हो गया, फिर आप यहाँ चले गए -3 पाई हो गया। तब भी आपकी साइन और कॉस की वैल्यू यहाँ पे भी क्या हो रही है, 0 हो रही है। तो यहाँ 0, -पाई, -2 पाई, -3 पाई, -4 पाई, -5 पाई। तो इस तरह से आपकी एक्स एक्सिस पे चाहे क्लॉकवाइज चलो चाहे एंटी क्लॉकवाइज चलो, आपकी सारी वैल्यू यहाँ पे साइन एक्स की क्या हो रही है, 0। तो अब देखो इसको लिखेंगे किस तरह से, तो ये हमने लिखा फॉर साइन एक्स। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो यानी इस तरह से आप घूम रहे हो तो साइन एक्स कहाँ पे 0, अगर एक्स की जगह पे 0 पुट किया है, पाई पुट किया, 2 पाई पुट किया, 3 पाई पुट किया, 4 पाई पुट किया, तब आपकी वैल्यू यहाँ पे क्या हो रही है, 0। और अगर आप क्लॉकवाइज चल रहे हो जैसे कि हम इस वाले फिगर में चले थे तो एक्स की वैल्यू अगर 0 है, -पाई, -2 पाई, -3 पाई, -4 पाई और सो ऑन, ये आपका कहां तक चलता रहेगा, इन्फिनिटी तक, क्योंकि हम कितने भी चक्कर यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये आपका सारी वैल्यू के लिए यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। तो अब इसको कंबाइंड फॉर्म में लिख लो, तो x = 0 हो गया, +- पाई, +-2 पाई, +-3 पाई, +-4 पाई, +-5 पाई। अब इसको वेरिएबल की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो आप इन सारी टर्म में से अगर प्लस यहाँ पे पाई को कॉमन ले लेते हो तो ये आपकी नंबर इस तरह से बन जाएंगे, 0, +-1, +-2, +-3, +-4। तो हमने जब 10th क्लास में रियल नंबर चैप्टर किया था तो ये नंबर हमारे कौन सी कैटेगरी में थे, ये नंबर थे हमारे इंटीजर्स। तो इंटीजर्स आपके क्या होते हैं, सेंटर में 0 होता है, फिर 1, 2, 3, 4, 5 तो इधर राइट में आपके इन्फिनिटी तक जाएंगे, फिर -1, -2, -3 तो लेफ्ट में आपके इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो इसका मतलब जब आपको बार बार, आप ये तो नहीं आपको क्वेश्चन पूछेंगे भाई साइन एक्स कहाँ पे 0 है, तो आप ये सारे थोड़ी ना ऐसे बोलोगे कि वो 0 पे भी होता है, +- पाई पे होता है, +-2 पाई पे होता है। तो हम यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 को यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एन से, और एन यहाँ पे हमारा क्या है, इंटीजर। तो इसमें हम साइन एक्स कहाँ पे 0 है, तो आप सीधा बोलोगे साइन एक्स हमारा x = n पाई पे 0 है, जहां पे n आपका क्या है, एक इंटीजर है। इंटीजर है यानी कि n की वैल्यू 0 हो सकती है, +1, 2, 3, 4 में इन्फिनिटी तक जा सकती है, -1, 2, 3 में इन्फिनिटी तक जा सकती है। अब सेम अगर हम कॉस के लिए देखते हैं तो कॉस कहाँ पे 0 है, तो अब ये देखो, क्योंकि कॉस और साइन में तो नॉट डिफाइंड तो कोई वैल्यू है नहीं, सिर्फ आपकी 0 की वैल्यू है। तो ये देखो कॉस कहाँ पे 0 है, तो कॉस आपका यहाँ पे π/2 पे 0 है, ये देखो ना, ये रहा, ये π/2 पे 0 है, और cos एक और यहाँ पे 3π/2 पे 0 है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि जो 0, 2 पाई और पाई, ये एंगल आपके x एक्सिस के एंगल है, और π/2 और 3π/2 आपके यहाँ पे क्या है, y एक्सिस के एंगल है। तो आप y एक्सिस के ऊपर, यानी कि ये देखो ये y एक्सिस है, तो y एक्सिस पे आपका cos 0 होता है और x एक्सिस पे आपका sin 0 होता है। ये वैल्यू को देखो, ये 0 है ना, ये देखो ये 0 है, और cos पे अगर आप देखो तो ये cos का कोऑर्डिनेट आपका 0 है, तो y एक्सिस पे आपका cos 0, x एक्सिस पे आपका यहाँ पे sin 0। तो इसके लिए आप कैसे चलोगे, इसके लिए आप यहाँ से यहाँ आए तो ये आपका हो गया π/2, फिर यहाँ पे आए ये 1 टाइम π/2, फिर 2, 3 तो ये हो गया 3π/2, तो 1π/2, 3π/2, फिर यहाँ आए तो 5π/2, यहाँ आए वापस आप 7π/2, यहाँ गए तो 9π/2। तो इस तरह से तो आपका हुआ ये आपका एंटी क्लॉकवाइज। और अगर आप क्लॉकवाइज चलोगे तो ये नेगेटिव में जाएगा, -π/2, -3π/2, -5/2, -7π/2। तो सेम जैसे साइन के लिए हुआ बस वैसे ही होगा, लेकिन एंगल आपके चेंज हो गए। अगर एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो cos x आपका 0 कहाँ पर है, π/2 के लिए, ये देखो आपने अभी वैल्यू में लिखा है, ये cos π/2 आपका 0 आ रहा है, और यहाँ पे आपका साइन cos 3π/2 आपका 0 आ रहा है। तो इस एक्सिस के ऊपर ये 0 है, तो हमने इसी को भी जैसे साइन के लिए लिखा वैसे इसके लिए भी लिख दिया। तो ये आपका यहाँ पे हो गया cos x = 0 कब है, तो एंटी क्लॉकवाइज चलने पर π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2 और सो ऑन इन्फिनिटी तक है। और cos x आपका क्लॉकवाइज चलते हो तो -π/2, -3π/2, -5/2, यहाँ पे 7π/2 के लिए 0 है। तो अगर मैं दोनों को मिला के लिखती हूँ तो ये आपका cos x कब 0 है, जब आपका +-π/2 पे, +-3π/2 पे, +-5π/2 पे, +-7π/2 पे। तो अब इन सब में से भी अगर आप π/2 को कॉमन ले लेते हो तो ये आपका, अगर मैंने यहाँ से π/2 कॉमन ले लिया, π/2 मैंने यहाँ से कॉमन लिया, तो यहाँ से क्या बचा मेरा, +-1 बचा, यहाँ से भी π/2 कॉमन लिया, +-3 बचा, यहाँ से +- कॉमन लिया तो +- यहाँ से 5 बचा, और यहाँ से +-7, आगे चलते रहोगे तो 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह से। तो ये सीरीज आपकी किसकी बन रही है, एक ऑड नंबर की सीरीज बन रही है। एंड यहाँ पे क्या बन रहा है, आपका ऑड नंबर है। यहाँ पे देखो, अगर आप इस साइन की बात करें तो साइन में तो आपके सारे नंबर आ रहे थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सारे आ रहे थे, तो हमने यहाँ पे n पाई लिख दिया। अब आपको पता है ऑड नंबर को कैसे लिखते हैं, इवन को कैसे लिखते हैं, तो ये
ये तो आपका एन में तो सारे नंबर्स आ गए, तो ऑड नंबर अगर आपको लिखना होता तो सॉरी इवन लिखना होता तो हम 2n लिख लेते हैं, यानी कि अगर हमें 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से मिलता तो उसको हम 2n लिखते हैं, ऑड नंबर को हम इसी फॉर्म में लिखते हैं। और अगर इवन नंबर लिखना है तो इवन नंबर को हम लिखते हैं 2n+1, यानी n की जगह 1 रखो, n की जगह 0 रखोगे तो 1 मिलेगा, n की जगह 2 रखोगे, n की जगह 1 रखोगे तो 2+1 आपका 3 हो जाएगा, n की जगह 2 रखा 2 × 2 4+1 आपका 5 हो जाएगा, n की जगह आपने 3 रखा तो 3 × 2 6+1 7 हो जाएगा। तो हमें यही AP तो चाहिए, +-1 +-3 +-7 +- इसी तरह से नंबर चाहिए। तो अब आप यहाँ पे cos x को क्या लिख लोगे, जैसे हमने यहाँ पे 1 2 3 हमें सारे नंबर मिल रहे थे तो n लिखा था, यहाँ हमें सिर्फ ऑड नंबर मिल रहे हैं लेकिन पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो हमने यहाँ पे 2n+1 और यहाँ कॉमन क्या लिया था हमने π/2, तो ये यहाँ पे π/2 हो गया। बट n यहाँ पे क्या है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है तो n हमारा फिर से यहाँ पे क्या है, इंटीजर है। क्योंकि यहाँ पे आप n की जगह अगर 0 रख दोगे तो हमें π/2 मिल रहा है, n की जगह 1 रख लोगे तो 3π/2 मिल रहा है, n की जगह 2 रख दोगे तो हमें 5π/2 मिल रहा है। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, इसलिए यहाँ पे n हमारा फिर से क्या है, एक इंटीजर है। ओके, तो हमने यहाँ पे लिख लिया कि sin x = 0 होगा जब x = n π होगा और n आपका इंटीजर होगा, और cos x = 0 होगा जब x आपका 2n+1 π/2 होगा और n आपका वहां पे भी इंटीजर होगा। अब आप इनके लिए देखते हैं, इनके लिए यहाँ पे वैल्यू जब ये नॉट डिफाइन आ रही है तो x आपका यहाँ एंगल क्या नहीं होना चाहिए, ये सारे आपके क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। तो मैं अगर यहाँ पे देखती हूँ tan a, तो tan a हमें पता है होता है sin a/cos a। तो अगर ये वैल्यू आपकी नॉट डिफाइन कब होगी, जब आपका cos a 0 होगा, क्योंकि हमें पता है कि 1/0 आपका क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी या फिर नॉट डिफाइन होता है। तो मैं अगर यहाँ पे cos a को 0 ही नहीं होने दूं, मैं a की जगह ऐसी कोई वैल्यू पुट ना करूं कि ये यहाँ पे 0 हो जाए, तो अब आपको यहाँ से पता चल रहा है कि cos x के यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू पे 0 होता है, cos x आपका इन वैल्यू पे 0 होता है। तो आप एंगल a की जगह यानी cos a को आप 0 नहीं बनाना है तो x की जगह पे ये वैल्यू पुट करो ही मत, नहीं पुट करोगे तो ये वैल्यू आपकी नॉट डिफाइन यहाँ पे आएगी नहीं। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या कंक्लूजन लिख पा रहे हैं, ओके, तो यहाँ पे cos x 0 नहीं होना चाहिए, तो यानी कि हमें x की जगह पे 2n+1 π/2 पुट नहीं करना है। अगर आपको यहाँ पे इसकी वैल्यू सिर्फ आपको देखनी है कि कहाँ कहाँ डिफाइन हो रही है, इसको इन्फिनिटी नहीं बनाना है, तो आपको cos a की जगह ये पुट नहीं करना है। अब नाउ नेक्स्ट cot x में देखते हैं, तो cot a के लिए देखा, cot a हमारा होता है cos a/sin a। तो अब इसकी वैल्यू को अगर हमें डिफाइन करना है तो इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या हो गया कि sin a यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो ये आपका a की फॉर्म में, तो हम a ले लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो sin a नेवर बी 0, नेवर बी 0 यानी कि हम a की जगह पे क्या नहीं पुट कर सकते हैं, एन पाई नहीं पुट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आप यहाँ पे देखोगे sec के लिए आपका कहाँ पे एंगल हो रहा है, sec हमारा होता है 1/cos x होता है। तो सेम यहाँ पे cos a आपका यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, नेवर बी 0 यानी कि x इज नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2, यानी कि अगर इसकी वैल्यू को डिफाइन करना है तो यहाँ a की जगह पे कभी भी ये वैल्यू नहीं पुट करनी है। फिर नेक्स्ट आपका लास्ट हो गया cosec a, तो cosec हमारा होता है 1/sin a, तो यहाँ पर भी आपका sin a नेवर बी 0, ये आपका 0 नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब a इज नॉट इक्वल टू n π होना चाहिए। तो ये तो सारी रही आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात, समझने की बात, ताकि आप आगे जब भी कंपटीशन एग्जाम में जाओ और उसको सॉल्व करो तो ये सारे बेसिक्स है जो आपको याद रखने हैं। अब आप एक चीज और यहाँ पे देखो, जो हमने 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी 10th क्लास के अंदर, वो देखते हैं एक मिनट, ये वाली। तो ये आपकी आइडेंटिटीज यहाँ पे कैसे आ रही है, ये तीनों आइडेंटिटीज अभी रेडियन के फॉर्म में कैसे बन रही है, या इस ट्राइंगल से आपकी कैसे बन रही है। तो आप देखो, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ये जो आपकी रेडियस है वो आपकी यहाँ पे 1 यूनिट, क्योंकि जो रेडियस है वही आपका यहाँ पे क्या है, हाइपोटेनियस है। तो ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो सिर्फ हमारी होती है हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होती है। ओके, तो हाइपोटेनियस यहाँ पे कौन है, ओपी है, तो हाइपोटेनियस हो गया ओपी का स्क्वायर इक्वल टू बेस आपका यहाँ से ओ से, इसको हम यहाँ पे ए पी है ना, ये क्यू ले लेते हैं। तो ओ क्यू हमारा कितना है, ए है, तो ये हो गया ओ क्यू स्क्वायर, और ये हो गया हमारा यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया यहाँ पे पी क्यू का स्क्वायर। नाउ वैल्यू पुट करो, तो ओ पी आपका यहाँ पे 1 है, 1 स्क्वायर, ओ क्यू हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या लिया है, ए को हमने cos x लिया है, तो ये यहाँ पे आपका हो गया cos x, तो ओ क्यू आपका हो गया cos स्क्वायर
x हो गया। और पी क्यू को हमने b लिया है, पर b हमारा किसके इक्वल है, साइन x के इक्वल है, तो ये हो गया साइन स्क्वायर x। तो ये एक हमारी आइडेंटिटी हो गई। अब बाकी की दो आइडेंटिटी भी इसी से बन जाएगी। तो 1 इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू आपका यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया। अब आप इसी आइडेंटिटी को एक बार कॉस से डिवाइड करो, एक बार साइन से डिवाइड करोगे, तो आपकी रिमेनिंग 2 आइडेंटिटीज यहाँ पे आ जाएगी। तो देखो हम इसको दूसरे पेज पे करके देखते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा गिचपिच ना हो जाए। ओके, तो हमने एक आइडेंटिटी अभी लिख ली है, 1 इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो गया। तो ये फर्स्ट आइडेंटिटी हो गई। जब हम इसको नाउ डिवाइडिंग, अब इसको डिवाइड करो, नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय कॉस स्क्वायर ए, बोथ साइड में आपको डिवाइड करना है। तो ये 1 बाय कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू आपका हो गया, सबके साथ में आप डिवाइड कर लो, क्योंकि पहले इस तरह से डिवाइड करो और फिर इसको अलग अलग लिखना है, तो मैं पहले से अलग अलग कर देती हूँ। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए हो गया। तो 1 बाय कॉस स्क्वायर ए आपका क्या होता है, 1 बाय कॉस सेक होता है, तो ये सेक स्क्वायर ए हो गया। कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल, ये 1 हो गया। अच्छा यहाँ पे सॉरी गलत लिख दिया, कॉस आएगा तो साइन अपॉन कॉस हमारा क्या होता है, 10 होता है, तो ये 10 स्क्वायर ए हो गया। यानी कि हमारी दूसरी आइडेंटिटी आ गई कि 1 प्लस 10 स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर होता है। तो ये अब यहाँ पे ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। अब सेकंड में आप यहाँ पे क्या करो, नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय साइन स्क्वायर ए। अब इसको साइन स्क्वायर ए से डिवाइड करो, तो ये हो गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए हो गया। तो 1 बाय साइन क्या होता है, कॉसेक होता है, तो ये हो गया कॉसेक स्क्वायर ए, और कॉस अपॉन साइन होता है कॉट, तो ये हो गया कॉट स्क्वायर ए, और प्लस साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर ए कैंसिल, तो 1 हो गया। तो आपको एक आइडेंटिटी पता है, तो आप बाकी दो आइडेंटिटी भूल भी जाओगे, तो इजीली इनको यहाँ पे क्या करोगे, एक बार साइन से डिवाइड कर दो, एक बार कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो आपकी ये तीनों आइडेंटिटी यहाँ पे आ जाएगी। ओके, अब रही बात टेबल कैसे याद करना है। तो टेबल को याद करने का सबसे सिंपल तरीका है कि आप यहाँ पे ये याद रख लो, एक यूनिट सर्कल बना लो। ये कोऑर्डिनेट तो आप इजीली लिख सकते हो, और आपको ये तो पता ही, हमने यहाँ से हमेशा जब भी क्लॉकवाइज चलना है या एंटी क्लॉकवाइज चलना है, हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। तो यहाँ से स्टार्ट करना है, तो आपका ये 90 पे वैल्यू ये हो जाएगी, पाई पे वैल्यू ये होगी, 3π/2 पे ये होगी, 2π और पाई पे वैल्यू ये होगी। और नहीं तो सिंपली आप यहाँ पे इस तरह से याद कर सकती हो कि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, यानी लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं, तो दोनों वैल्यू 0 होगी, और जब राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं तो दोनों वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, -1 होगी। सिर्फ दो ही वैल्यू है, 0 है और -1 है। तो इस तरह से इस तरह आओगे तो 0 आएगी, इस तरह से इस तरह आओगे तो -1 आएगी। बाकी वैल्यू तो आप ऐसे ही बना सकते हो, मैंने भी तो ये 4 वैल्यू बताई थी, बाकी तो आपकी सिर्फ साइन कॉस की वैल्यू तो हमने फाइंड की थी, बाकी सारी तो हमने यहीं से लिखी थी। तो यही तरीका हमारा यहाँ पर भी है। ओके, तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई भी चीज ऐसी रही है जो नहीं समझ में आई है। तो अभी भी अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई चीज आपको नहीं, या कोई स्टेप आपको नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।